हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री डिसिप्लिन के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उसकी 1919 तक की गतिविधियों का वर्णन कीजिए या फिर भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट्स का वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन एक ही है गाइस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, कांग्रेस का गठन कब और कैसे हुआ, कांग्रेस को बनाने में किस किस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसका पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ तथा उसकी अध्यक्षता किसने संभाली, ये सब हम इसमें जानेंगे। कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। मतलब जब कांग्रेस का गठन नहीं हुआ तो उससे पहले हमारे देश में अखिल भारतीय संस्था के गठन की जो प्रस्तावना होती है वो तैयार हो चुकी थी और 19वीं शताब्दी के दशक से ही जो राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता थे वो इसके कार्य में लगे हुए थे। ठीक है, इसके निर्माण कार्य में लगे हुए थे, लेकिन इस विचार को मूर्त और व्यवहारिक जो रूप दिया वो एक अंग्रेजी अधिकारी सेवानिवृत्त ए.ओ. ह्यूम ने दिया और उन्होंने 1883 में भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क किया तथा उसी वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस का आयोजन किया और 1884 में उन्हीं के प्रयासों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इस यूनियन में पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और इस कार्य का जो उत्तरदायित्व है वो भी ए.ओ. ह्यूम को सौंपा। लेकिन क्या हुआ कि पूना में हैजा फैल गया, जिसके कारण ये सम्मेलन मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। सम्मेलन में भारत के सभी शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। ए.ओ. ह्यूम के अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। मतलब इनके अलावा कांग्रेस को बनाने में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, इन्होंने भी इसको बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें कितने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके पश्चात हर साल भारत के अलग अलग शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधन किया। इस संबोधन का कांग्रेस के इतिहास में दूरगामी महत्व था क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में बॉम्बे में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। अब हम जानेंगे 1919 तक की कांग्रेस की गतिविधियों के बारे में। देखिए, इसको जानने से पहले हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, 1885 से 1905 तक और 1905 से 1919 तक। जो पहला चरण है इसको नरम दल या उदारवादी कहते हैं और जो दूसरा चरण है इसको गर्म दल कहते हैं, क्योंकि दूसरे चरण में जितने भी नेता थे वो सारे गर्म नेता थे। ठीक है, और जो नरम दल है उसमें सारे नरम नेता थे। मतलब उनका जो हृदय था वो लोग ना शांतिपूर्वक चाहते थे। जो नरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि हर चीज शांतिपूर्वक हो जाए, लेकिन जो गर्म दल के नेता थे वो उसको क्रांतिकारी रूप में हल करना चाहते थे। अब देखिए, प्रथम जो चरण है 1885 से 1905 तक की अवधि को कांग्रेस के उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्यों को निम्न प्रकार घोषित किया। देखिए, पहला उद्देश्य क्या था उनका, देश के हित व उन्नति में लगे हुए विभिन्न भागों को कार्यकर्ताओं में, विभिन्न भागों को नहीं आएगा यहाँ पर, विभिन्न भागों के, ठीक है, विभिन्न भागों के कार्यकर्ताओं में पारस्परिक घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना। मतलब हमारे देश की भलाई और उन्नति में लगे हुए जो लोग हैं उनका आपस में घनिष्ठता और मित्रता
को बढ़ावा देना। ठीक है, सभी देश प्रेमियों में जाति, धर्म व प्रांत संबंधी दूषित संस्कारों को समाप्त करना तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। हमारे देश से जो जो लोग प्रेम करते हैं उनके अंदर से जाति, धर्म, प्रांत संबंधी जितनी भी दूषित संस्कार है उन सबको क्या करना है, हटाना है, समाप्त करना है और उनके भीतर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना है। नेक्स्ट है तत्कालीन, मतलब उस समय महत्वपूर्ण व आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित वर्गों के विचार को अच्छी तरह वाद विवादों के बाद लिपिबद्ध करना है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से करना है उसको। आगामी वर्ष के उन साधनों, आने वाले वर्ष के उन साधनों या कार्यक्रमों पर विचार करना जिनके अंतर्गत देश के राजनेता देश हित संबंधी कार्य कर सके। मतलब जो हमारा आने वाला साल है उसके अंदर जो ऐसे साधन या ऐसे कार्यक्रमों पर विचार करना जिसके द्वारा हमारे देश हित, जिसके द्वारा हमारे देश की भलाई हो सके। ठीक है, देश हित हो सके। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस ने क्या क्या मांगे रखी अपनी। सेना पर व्यय कम किया जाए। ठीक है, और भारत मंत्री की परिषद को समाप्त किया जाए। ICS की परीक्षाएं इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी हो और 1861 में स्थापित विधान परिषदों का सुधार व विस्तार किया जाए। और समय के साथ इन्होंने कुछ और मांगे रखी, जैसे न्याय और शासन विभाग को अलग अलग किया जाए। ठीक है, उस टाइम पे न्याय और शासन विभाग जो था वो एक ही था। भारतीयों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशासनिक व्यय में कमी की जाए। भारतीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाए। समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया जाए। उच्च पदों पर भारतीयों को भी नियुक्त किया जाए। अनाज का निर्यात समाप्त किया जाए। कांग्रेस ने 1898 के षड्यंत्रकारी सभा अधिनियम और सन 1904 के अधिकारी भेद अधिनियम को समाप्त करने की मांग की। संवैधानिक सुधारों में देखेंगे हम, उदारवादियों की तत्कालीन मांगे अत्यंत साधारण थी, बहुत ही आम सी थी, क्योंकि ये लोग जो थे ना ये बहुत धीरे धीरे स्वाधीनता की मंजिल तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि सरकार इनकी गतिविधियों को कुचल ना दे। और 1885 से 1892 तक विधायी परिषदों के प्रसार और सुधारों की ही मांग उठाई। इसके बाद क्या हो गया, 19वीं सदी के आरंभ तक राष्ट्रवादी नेता और आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर ही स्वशासन का दावा पेश किया। मतलब उस टाइम क्या था, देखिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो उपनिवेश देश थे, लेकिन उसके अंदर वहां उन्हीं के लोग स्वशासन कर रहे थे। तो इन्होंने कांग्रेस ने क्या बोला कि हम भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह ही आपके उपनिवेश बने रहेंगे, लेकिन हम अपने देश में खुद शासन करेंगे। और 1905 में गोखले और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी मांग उठाई थी। प्रशासकीय सुधारों की मांग, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था कि भारत के जो लोग थे, ठीक है, भारत के जो लोग थे वो भारत के अंदर अपना शासन करना चाहते थे, क्योंकि भारत की जो समस्या है वो भारत के लोग अच्छे से समझ सकते हैं बजाय इंग्लैंड के। तो देखिए राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभिक काल से ही प्रशासन के अधीन सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की गई। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी प्राप्त वेतन का एक बड़ा हिस्सा अपने देश इंग्लैंड भेज देते थे। देखिए जितना भी वेतन प्राप्त होता था उससे जो इंग्लैंड के लोग थे वो क्या करते थे कि जो बड़ा हिस्सा है वेतन का वो अपने देश भेज देते थे। दूसरी बात, भारत में ही प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की ही अनुपस्थिति को अनैतिक बताया गया कि भारत के अंदर जो प्रशासनिक पद है उनके अंदर जो पद है पदों के अंदर किनकी नियुक्ति की जाती थी, अंग्रेजों की। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की नियुक्ति की जाती थी। इसीलिए इसमें कहा गया कि भारतीय पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होना भी अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि भारत मतलब मान लीजिए क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं उसकी समस्याओं को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, इसलिए अब अगला है न्यायिक सुधार की मांग। राष्ट्रवादियों की मांग थी कि न्यायिक अधिकारों कार्यकारी अधिकारों पृथक किया जाए। ठीक है, न्याय अधिकार और जो कार्यकारी अधिकार है उन दोनों को अलग अलग किया जाए, जिससे पुलिस और नौकरशाही के मनमाने अत्याचारों से जनता को कुछ सुरक्षा मिले। उन्होंने जनता के साथ पुलिस और दूसरे सरकारी अमलों के दमनकारी और निरंकुश व्यवहार के खिलाफ आंदोलन किया। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की जो उपलब्धियां थी वो क्या उपलब्धियां थी देखते हैं।
उन्होंने लोगों के बीच क्या किया, एक राष्ट्रीय जागृति पैदा की, जिसने भारतीयों को आम राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के बंधनों के प्रति जागरूक किया, जो उन्हें एकजुट करते थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया और भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या करने के लिए नाली सिद्धांत को सामने रखा। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रयासों से विभिन्न सामाजिक सुधार का कार्यान्वयन भी हुआ, जैसे लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हुई, ठीक है। लंदन और भारत में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक साथ परीक्षा देने की अनुमति देने वाले हाउस ऑफ कॉमन्स 1893 का एक संकल्प हुआ, और भारतीय व्यय पर वेलवी आयोग की नियुक्ति, संवैधानिक सुधारों के लिए उनकी मांगों को भारत परिषद अधिनियम के रूप में मान लिया गया। अब देखेंगे हम द्वितीय चरण, जिसमें गरम दल के नेता आते हैं। 1905 से 1919 के मध्य कांग्रेस का नेतृत्व एक नवीन उग्र विचारधारा के नेताओं द्वारा किया गया, जैसे लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय आदि द्वारा किया गया। ये लोग नरम दल के नेताओं से भिन्न विचार रखते थे। इन उग्रवादियों ने अपना लक्ष्य स्वराज्य प्राप्ति रखा। उनका विचार था कि स्वशासन के बिना कोई सुधार नहीं हो सकता। जब तक हमारे देश पर हमारा शासन नहीं होगा, तब तक हमारे देश में कोई सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए ना, अब हमारा देश अगर हमारे अंदर होगा, मतलब हम अपने देश का संचालन करेंगे, तो हमें हमारे देश की समस्याओं को पता होगा, ठीक है, और हम उसमें सुधार कर सकेंगे। लेकिन अगर हम उपनिवेश बने रहे, तो जो अंग्रेज है वो लोग क्या करेंगे, वो अपना लाभ देखेंगे कि किस में उनका लाभ है, और उसी के मुताबिक वो कानून वगैरह बनाएंगे। अब देखिए, बंगाल विभाजन क्यों किया था अंग्रेजों ने? क्योंकि उस टाइम पे जो राष्ट्रीय चेतना है ना, वो बढ़ रही थी। इसके कारण जो लॉर्ड कर्जन है, उन्होंने बांटो एवं राज करो की नीति का अनुसरण किया और हिंदू मुस्लिम को एक अलग अलग भागों में बांट दिया। 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन कर फूट डाल दी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने डाला था, और राष्ट्रीय पर द्रुततापूर्ण आक्रमण था। इस विभाजन का सर्वत्र विरोध हुआ, मतलब सारे जगह इसका विरोध हुआ, ठीक है। आंदोलन में सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए। सरकार ने इस आंदोलनों को दबाने का असफल प्रयास किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने समस्त भारत का भ्रमण किया। कांग्रेस ने प्रतिवर्ष बंग भंग के विरोध में प्रस्ताव पारित किए। 1911 में बंग भंग को सरकार ने रद्द कर दिया और अविभाजित बंगाल की पुनः स्थापना हुई। मतलब जो विभाजन किया था उन्होंने, 1911 में उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। और 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली रखी गई थी, ठीक है। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन, ये क्या था? इसके अंदर था कि हमारे देश की जो चीजें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। अपने देश की, स्वदेश, स्व माने अपना देश, अपने देश की वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए, और जो दूसरे देशों की वस्तुएं हैं उनका क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। एक आंदोलन था। जैसे बंगाल विभाजन का जब विरोध हुआ, बंगाल वासी उत्तेजित हो उठे। विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। जगह जगह सभाएं आयोजित की गई। आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके स्वदेशी आंदोलन चलाया। उनके स्थलों पर भारतीयों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर अंग्रेजी सरकार के समक्ष अपना क्रोध प्रकट किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष लंदन जाकर बंगाल विभाजन रद्द करने की प्रार्थना की, परंतु उस टाइम क्या हो गया, अंग्रेजी सरकार ने प्रार्थना पत्र पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया। अब क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया। परिणामतः उग्रवाद का युग शुरू हुआ। अब अगला उसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच क्या हुआ, मतभेद उत्पन्न हो गए। मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन एवं विभिन्न सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व के लिए उकसाया। लॉर्ड मिंटो ने इसका समर्थन किया। परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1906 में ढाका में अंग्रेज समर्थक मुसलमानों ने नवाब बकासल मुल्क के अध्यक्ष में मुस्लिम लीग की स्थापना की। सूरत अधिवेशन 1907। अब देखिए जो यहाँ पर है ना, यहीं पे जो सूरत अधिवेशन है, यहाँ पर दो दल बन गए थे। मतलब एक
गरम दल और नरम दल देखिए कैसे। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक उग्र विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे तथा उदारवादी नीतियों के विरोध में थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में मतभेद और स्पष्ट हो गया। अब कांग्रेसी दो दल, नरम दल और गरम या उग्र दल में विभाजित हो गई। अंग्रेज ने मार्ले मिंटो द्वारा उदारवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। अब ये मार्लो मिंटो सुधारता ये क्या था, इसको देखते हैं। भारत सचिव मार्ले ने मिंटो से बातचीत, ये जो दो व्यक्ति थे, ये एक मार्ले था जो भारत का सचिव था और एक मिंटो था, ठीक है, से बातचीत करके 1909 में एक सुधार अधिनियम पारित किया जो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय धारा सभाओं की सदस्य संख्या तथा उनके अधिकारों में भी कुछ वृद्धि की गई। हिंदुओं एवं मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों की इस नीति ने ही पाकिस्तान का बीजारोपण कर दिया। क्वेश्चन आए कि पाकिस्तान का बीजारोपण कहां से शुरू हुआ, तो मार्ले मिंटो सुधार के तहत हुआ, ठीक है। अंग्रेजी सरकार के इन सुधारों से भारतीय प्रसन्न नहीं हुए, केवल अलीगढ़ विचारधारा के मुसलमान पृथक निर्वाचित क्षेत्र के सुविधा से प्रसन्न हुए। पृथक निर्वाचक क्षेत्र क्या आता है कि जिस क्षेत्र में ज्यादा मुसलमान होंगे या जिस क्षेत्र में ज्यादा हिंदू होंगे वहां से सिर्फ मुसलमान या हिंदू ही खड़ा हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, ठीक है, तो वहां से सिर्फ हिंदू ही खड़ा होगा, कोई मुसलमान खड़ा नहीं हो सकता। आगे देखेंगे राजद्रोह सभा अधिनियम 1911। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से उग्रवादी सर्वाधिक असंतुष्ट हो गए। अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां और तेज हो गई और इन गतिविधियों के दमन हेतु ब्रिटिश सरकार ने 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया। लाल लाजपत राय, अजीत सिंह व उनके क्रांतिकारी नेता को जेल में डाल दिया गया। गदर दल का गठन 1913। 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिकी में स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी लाल हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्ला के सहयोग से गदर दल का गठन किया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आए, गदर दल का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1913। इसके फाउंडर कौन थे, लाल हरदयाल, ठीक है, लाल हरदयाल, ठीक है। और किन किन की सहायता ली, रामचंद्र और बरकतुल्ला की सहायता से इनकी शाखाएं खोली। रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र पाल, अब्दुल रहमान तथा काम आदि इस दल के प्रमुख सदस्य थे। लखनऊ पैक्ट 1916। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली आदि अनेक ऐसे मुस्लिम नेता हुए जो सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध थे। 1913 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपने लखनऊ अधिवेशन में स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार बदलती हुई परिस्थितियां तथा हिंदू मुस्लिम नेताओं के सहयोग से 1916 में लखनऊ के कांग्रेस व लीग के बीच समझौता हुआ जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में दोनों संस्थाओं में मेल के उद्देश्य से कांग्रेस व लीग ने एक संयुक्त समिति बनाकर योजना तैयार की। इस योजना को कांग्रेस लीग योजना कहा जाता है। इस समझौते में मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधि की मांग को मान लिया, जिसके बाद अत्यंत घातक परिणाम निकले। इसी अधिवेशन में तिलक को आमंत्रित उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, लेकिन बाद में क्या होता, बाद में ये फिर अलग हो गए थे। होम रूल आंदोलन, अब ये क्या था, देखिए 1914 में जेल से रिहा होने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने उग्रवादियों को संगठित करना आरंभ किया, ठीक है, मतलब जितने भी गर्म नेता थे उनको एकत्रित किया। 1916 में उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वशासन की प्राप्ति हेतु होम रूल आंदोलन शुरू किया। 28 अप्रैल 1918 को पूना में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना की। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना की। तिलक ने अपने मराठा तथा केसरी और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्रों के माध्यम से गृह शासन की जोरदार मांग की। अब देखिए जो ये मराठा
जो ये मराठा है ये आपका अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगी। इसने अंग्रेज, वैसे तो अंग्रेजी में लिखा गया था और जो केसरी है वो मराठा में लिखा गया था। ठीक है, प्रचार किया। वे शीघ्र ही ये आंदोलन समस्त भारत में फेल हो गया। 1917 में अंग्रेजों ने विद्यार्थियों को इस आंदोलन से दूर रहने की चेतावनी दी और श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया तथा बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में भारत सचिव द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत को उत्तरदायी शासन दिया जाएगा, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। ये होम रूल आंदोलन क्या था? देखिए, आयरलैंड, एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की थी। ठीक है, वहां पर क्या शासन था कि आप उपनिवेश तो है लेकिन आप अपने होम, अपने घर में अपना रूल चला सकते हैं। तो वही आंदोलन भारत में लाने की, वही होम रूल भारत में लाने का प्रयास किया गया और 1917 में ये घोषणा की गई कि भारत को उत्तरदायी शासन दिया जाएगा। ठीक है, रोलट एक्ट देखेंगे अब। 1919 क्या था आखिर ये रोलट एक्ट? देखिए, इसका अगर हम रियल नाम की बात करें तो इसका रियल नेम है अनारकल रेवोल्यूशन क्राइम एक्ट। ठीक है, अराजकता क्रांतिकारी एक्ट। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश रोलट की अध्यक्षता एक समिति नियुक्त की। 1919 में रोलट ने 2 विधायक प्रस्तावित किए जो पारित होने के पश्चात रोलट एक्ट के नाम से हुआ। अनेक भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया और इसको ना भारत ने काला कानून की संज्ञा दी थी। और इसको कब लागू किया था? 21 मार्च 1919 को। ठीक है, 21 मार्च 1919 को इसको लागू किया गया था। ये क्या था कि किसी भी व्यक्ति पर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति पर अगर आपको संदेह है तो उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं 2 साल के लिए, और उसके अंतर्गत आप उसमें कोई अपील भी नहीं दे सकते, कोई दलील भी नहीं दे सकते और कोई वकील भी नहीं ले सकते। तो इसका विरोध करने किया गया। ठीक है, भारत के अंदर इसका विरोध किया गया। देखिए, अब यहां से देखते हैं हम, 21 मार्च को इसको लागू किया गया। किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह होने पर गिरफ्तार व मुकदमा चलाया जा सकता है तथा उसे दंडित किया जा सकता है। भारत में इस एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1919 में देशव्यापी हड़ताल रखी तथा जुलूस निकाले। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने जुलूस का नेतृत्व किया। दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट अंग्रेजों ने जुलूस पर गोलियां चला दी, जिसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। लाहौर तथा पंजाब में उपद्रव हुए। पलवल में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर मुंबई भेज दिया। इस एक्ट से भारतीयों में और राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई। अब देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड अंतिम है 1919 का। इसमें क्या हुआ था? महात्मा गांधी की गिरफ्तारी से जनता में और अधिक उत्तेजना फैल गई। अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों के विरोध को दबाने के उद्देश्य से अमृतसर के 2 प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार अज्ञात स्थान पर भेज दिया। ठीक है, गिरफ्तार करके एक ऐसे स्थान पर भेज दिया जिसको मतलब अज्ञात, जो किसी को मालूम नहीं था। इससे विद्रोह शांत होने के बजाय और क्या हुआ? भड़क उठा। भीड़ अपने नेताओं की जानकारी लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आई तो सैनिक अधिकारियों ने भीड़ पर गोलियां चला दी। गोली से 2 व्यक्ति मारे गए। उत्तेजित भीड़ ने एक बैंक में आग लगाकर वहां के मैनेजर की हत्या कर दी। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर का शासन सैनिक अधिकारियों को सौंप दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में भारतीयों द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया। जब सभा चल रही थी तब अंग्रेज जनरल डायर ने इसे गैर कानूनी बताते हुए भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें लगभग 400 व्यक्ति मारे गए तथा 2000 के आसपास घायल हुए। किंतु वास्तव में मरने वाले या घायल होने वाले की संख्या कई अधिक रही होगी। इस घटना में से अंग्रेज और भारतीयों के बीच वैमनस्य और अधिक बढ़ गया। ठीक है, इस घटना का संपूर्ण भारत पर असर पड़ा। ये था हमारे कांग्रेस। अब देखिए, इसमें क्या हुआ था? बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, इसलिए वहां पर भीड़ जो थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में थी। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में थे और अंग्रेजों ने बिना सोचे समझे गोलियां चला दी। इसी को हम जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। आज भी आप वहां पर जाएंगे, जो ये जालियांवाला बाग है ना, ये एक पार्क था। ठीक है, पार्क के अंदर सभा चल रही थी
और वहीं पे अंग्रेजों ने गैर कानूनी बताते हुए इसके ऊपर गोलियां चला दी। तो देखिए आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो उसको भी बताना, ठीक है, जिससे मैं इसको ठीक कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।